सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज बाय संख्या एकेडमी। और ये हमने थोड़ा कुछ नया चेंज लाने की कोशिश करी है जिसमें आप लोगों को हमारा फेस भी दिखेगा पढ़ाते हुए। और मतलब मेरे को किसी ने बोला था कि भाई इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और इंटरेक्टिव रहती है क्लास। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। जो अभी तक हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हमने फर्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ लिया था, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमने कर लिया था। इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स थे राइट टू इक्वालिटी में? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू 18। अब हमें स्टार्ट करना है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम में हमें आर्टिकल पढ़ना है 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। अब 19 जो है हम एक बारी आर्टिकल जो है देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पूरा का पूरा इस लेक्चर में आर्टिकल नंबर 19 ही डिस्कस करा गया है। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा क्योंकि आर्टिकल भी जो है काफी ज्यादा डिटेल में हमने समझा है और काफी ज्यादा डिटेल में आपको भी समझना है। तो बात करी जाए राइट टू फ्रीडम की, हमने बताया 19 से लेकर 22 तक। और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 19। तो जो आर्टिकल नंबर 19 है वो गारंटी करता है सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया द सिक्स राइट्स। तो छह राइट मिलते हैं हमें आर्टिकल नंबर 19 में। जो सबसे पहला राइट क्या है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हर इंडियन सिटीजन के पास क्या है? फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का। फिर हर एक इंडियन सिटीजन के पास राइट है टू असेंबल पीसफुली। हर एक इंडियन सिटीजन सिटीजन जो है पीसफुली असेंबल हो सकता है, अपने कह सकते हो अपने साथ के लोगों के साथ असेंबली कह सकते हो कर सकता है, बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी आर्म्स के। फिर हर इंडियन सिटीजन के पास राइट है क्या? एसोसिएशंस बनाने का, यूनियंस बनाने का, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का। फिर बात करते हैं आगे। हर इंडियन सिटीजन के पास राइट है फ्रीली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी एक इंडिविजुअल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है या फिर दूसरी जगह से पहली जगह वापस जा सकता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो हर इंडियन इंडियन सिटीजन के पास क्या है? ये राइट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर हर सिटीजन के पास क्या राइट है कि भाई वो कहीं भी रिजाइड कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, सेटल हो सकता है इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो पंजाब का बंदा है वो बिहार में सेटल हो सकता है, और जो बिहार का बंदा है वो पंजाब में सेटल हो सकता है। या फिर पंजाब को, अगर पंजाबी बंदे को आसाम जाना है तो वो वहां भी सेटल हो सकता है। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज राइट, द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 19 में आता है। फिर लास्ट जो है आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकंड हो गया राइट टू असेंबली, थर्ड हो गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एंड फोर्थ हो गया राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड फिफ्थ हो गया आपका राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर बात करी जाए इसकी सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स पार्ट, जो जो सिक्स पार्ट है वो क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। सो आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। सो ओरिजिनली जो है आर्टिकल नंबर 19 में कितने राइट्स थे? टोटल 7 राइट्स थे। लेकिन आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसको रिमूव कर दिया गया। इसको रिमूव कर दिया गया आर्टिकल नंबर 19 से। तो कहने का मतलब यह है आर्टिकल 19 में पहले कितने आर्टिकल्स थे? 7 थे। लेकिन राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिमूव कर दिया गया फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये मैंने आपको पहले भी खैर समझा चुका हूं जब मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी उसी का पार्ट है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड। सो जो आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। आर्टिकल 19 जो है किसके किसके एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है? ओनली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट। और ये सिर्फ किन के लिए अवेलेबल है आर्टिकल नंबर 19? टू सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, टू सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ये जो राइट्स हैं किसी भी फॉरेनर या फिर लीगल पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ राइट्स हमने पहले जो डिस्कस करे थे वो फॉरेनर्स और लीगल पर्सन के लिए भी अवेलेबल थे। लेकिन जो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19 है, दिस इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। तो जो फॉरेनर्स हो गए और जो लीगल पर्सन हो गए वो उन लोगों के लिए ये जो है राइट नहीं है। लीगल पर्सन क्या हो गया? इकोनॉमी की टर्म में जैसे कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई, उनको लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करा जाता है। सो तो उनके लिए भी ये जो है आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं है।
और आर्टिकल 19 के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। उसमें क्या लगा सकती है गवर्नमेंट? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सिर्फ किस 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 ग्राउंड पे? ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ। यानी किस आधार पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 में? गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सिर्फ ऐसे आधारों पर जो कि कहाँ मेंशन्ड है? इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि भाई ये जो आधार, जिस आधार पे सरकार इस पे क्या लगाएगी, इस पे रोक लगाएगी या पाबंदी लगाएगी आर्टिकल 19 पे, वो हम पहले से ही लिख के दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 19। सो सबसे पहला जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है आर्टिकल 19 का, जो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक बार उसको देख लेते हैं। सो एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस freely by word of mouth, writing, printing, picturing और any other manner। कहने का मतलब यह है कि हर सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है वो अपने व्यूज को जो है अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकता है। और कोई भी कह सकते हो जो इंसान है अपने कन्विक्शंस पे, कह सकते हो अपने कन्विक्शंस कन्विक्शंस को भी एक्सप्रेस कर सकता है। सो लेकिन किन जरियों के जरिए, किस किस कह सकते हो मीडियम के जरिए? दैट इज वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, राइटिंग के जरिए, प्रिंटिंग के जरिए, या फिर पिक्चरिंग करके, या और किसी मैनर पे। और किसी मैनर में क्या आ सकता है? सोशल मीडिया यानी इंटरनेट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट कि हर सिटीजन के पास जो है राइट है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, अपने बिलीफ्स रखने का, अपने कन्विक्शंस को एक्सप्रेस करने का फ्रीली। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने में। ठीक है, किस माध्यम के जरिए, किस मीडियम के जरिए? दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? यानी जब एक इंसान, कह सकते हो अपने, कह सकते हो नॉर्मल बोली के जरिए दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग्स या फिर अपने जो भी कुछ बताना चाहता है वो बताता है। जैसे कोई भी मूवी रिलीज होती है तो आपने देखा होगा कि भाई किसी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा है, ऐसा सुना होगा बहुत ज्यादा आपने। तो यानी लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये सिर्फ कह सकते हो जुबान के जरिए ये जो है चीज फैल रही है। दैट इज जो मूवी की मैंने तारीफ बताया। सो इसी तरह से तो किसी भी कह सकते हो इंसान के पास ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने का जो है फ्रीली राइट है। और वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, राइटिंग के जरिए, प्रिंटिंग के जरिए, या फिर पिक्चरिंग के जरिए, या और किसी मैनर के जरिए इन सब चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। सो दिस कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि भाई नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। पहला है टू प्रोपोगेट वंस व्यू, यानी फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। यानी एक इंसान अपने जो है व्यूज को कह सकते हो उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसको फैला सकता है, दूसरों को बता सकता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहां तक। फिर नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी हर कह सकते हो इंडिविजुअल को क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस है। फिर नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। यानी हर इंडिविजुअल जो है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। तो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि किस तरह से जो है पुलिस जो है किसका, दो लोगों का कॉल सुन रही होती है। तो क्या चीज ये, क्या ये लीगल है? ऑफ कोर्स ये लीगल है। तो यानी हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि भाई उसका जो है फोन टैप ना हो। फिर राइट टू टेलीकास्ट भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की जो है मोनोपोली नहीं है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो टेलीकास्ट सबको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट शोज टेलीकास्ट होते हैं आपके टेलीविजन पे। ठीक है, डिफरेंट जो सीरियल्स होते हैं वो भी टेलीकास्ट होते हैं। फिर जो न्यूज होती है वो भी टेलीकास्ट होती है। ठीक है, तो यानी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए जितनी भी चीजें टेलीकास्ट करी जाती हैं उस पे जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। हर जो है इंडिविजुअल का क्या है? फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर उसके पास पावर है या फिर उसके पास पैसा है, कुल मिला के पावर वर्ड सही नहीं रहेगा, अगर उसके पास पैसा है टेलीकास्ट करने का तो वो भी क्या है? टेलीकास्ट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल। फिर बात करी जाए आगे कि राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भाई भारत बंद है कल को, तो हम जितने भी कह सकते हो इंडियन सिटीजन हैं वो जो है इसके खिलाफ कह सकते हैं कि दैट वी विल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई हमारे पास राइट है अगेंस्ट दिस बंद, दैट इज भारत बंद, या फिर वो कुछ भी कोई स्ट्राइक फ्राइक करते हैं। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा।
सो राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना भी क्या किसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी जो है किसमें आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच में। तो मैंने अभी तक मतलब आप लोगों को मैं समझा के रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बस ये चीजें मेंशन कर दी हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी चीजें मेंशन करी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको और ज्यादा इलेबोरेटेड वे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स जो है इंक्लूड कर दिए हैं किसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। सो राइट टू रिमेन साइलेंस या फिर फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, वो किस में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप जो है बोल रहे हो, यानी स्पीच सिर्फ इंक्लूड नहीं होता, राइट टू रिमेन साइलेंस भी किसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। यानी गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती कुछ भी कह सकते हो, जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं बुलवा सकती। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज फ्रीडम ऑफ साइलेंस। फिर बात करी जाए आगे, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर पे जो सेंसरशिप लगती है उसके अगेंस्ट भी कह सकते हो हमारे पास राइट है, यानी वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जो इन्फॉर्मेशन जो कह सकते हो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन होती है उसको पढ़ना, उसको जानना, उसके बारे में, वो भी किसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। तो जो गवर्नमेंट है उस पर सेंसरशिप नहीं लगा सकती। फिर राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। यानी डेमोन्स्ट्रेशन करना या फिर पिकेटिंग करना, ये तो राइट टू, या ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, लेकिन जो स्ट्राइक करते हैं लोग, दिस डज नॉट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट। सो राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं सीधा। सो राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग को लहराना क्या है, वो क्या है, ये भी किसके अंडर में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में आता है। राइट ऑफ द वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो जो वोटर्स होते हैं उनको जो है किसके बारे में जानना, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जानना भी किसमें आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 19। सो राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्टेट प्राइमरी स्कूल, यानी जो स्टेट का प्राइमरी स्कूल होता है, यानी कुल मिला के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें किस मीडियम यानी किस लैंग्वेज में पढ़ाई बच्चा करना चाहता है, तो वो भी किस में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। फिर राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, अपनी कह सकते हो जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, वो भी किस में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में। फिर राइट टू रिप्लाई किस में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, यानी राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म। फिर राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन स्लैश वीडियोज ऑन द इंटरनेट, तो जो आप सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या फिर कह सकते हो अपना स्टेटस डालते हो कि भाई मैरिड अनमैरिड, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन डालते हो, फोटोज डालते हो, वेंट टू दिस कैफे रेस्टोरेंट या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, विच कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर राइट ऑफ फिल्म मेकर्स टू एग्जिबिट देयर फिल्म्स, यानी जो फिल्म मेकर्स हैं जो थिएटर्स में अपनी मूवीज लगाते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी मूवीज लगाते हैं, तो वो भी क्या है, उनका फंडामेंटल राइट है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। फिर आगे बात करी जाए, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट, तो यानी कुल मिला के जो इंटरनेट पे आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन कह सकते हो एक्सेस करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो या कोई भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, तो और कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट का कोई एक्शन देखना चाहते हो कि भाई गवर्नमेंट ने किस तरह से पिछले 10 साल में खर्चा करा है और वो इंटरनेट के थ्रू देखना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन को, तो ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, और ये किसका पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। सो ये जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए, ये किसके, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लिखे हुए हैं, ये किस में लिखे हुए हैं, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बोला है इसको, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है इसको और ज्यादा इलेबोरेट करा है। तो इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो आर्टिकल नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा पेन अजीब सा चल रहा है। आर्टिकल नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये हमने पढ़ लिया, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो गवर्नमेंट जो है इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और ये जो ग्राउंड्स है, यानी किन आधार पे इस पे पाबंदी या फिर कह सकते हो थोड़ी बहुत रोक लगा सकते हैं गवर्नमेंट, ये जो ग्राउंड्स है ये किसमें मेंशन्ड है, ये आर्टिकल 19 में ही मेंशन्ड है, किसमें, आर्टिकल 19 में ही मेंशन्ड है। एक बार देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच आर्टिकल नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पे जो है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है।
तो अगर बात आ जाए सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर बात आ जाए किस पे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, तो जो गवर्नमेंट है इस पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल नक्सलाइट है, कोई नक्सलाइट है और वो स्पीच देना चाहता है, वो स्पीच देना चाहता है किस पे, अपनी स्पीच को ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, टेलीकास्ट करना चाहता है। ठीक है, और स्पीच में ये यही बोलेगा कि हमें कह सकते हो या तो हमें पूरा एक अलग से स्टेट दे दो या फिर हमें अलग होना है, या कोई भी ऐसी चीज। ठीक है, तो ये क्या इंडिया की सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये जो इंडियन कंट्री है, इंडिया एज अ कंट्री है, उसकी सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। सो अगर ये कहे कि भाई मेरा भी फंडामेंटल राइट है टेलीकास्ट करने का, तो ये हम क्या बोलेंगे, नहीं, स्टेट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सो अगर बात आ जाए सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, तो जो है गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर किसी देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, तो इस वजह से भी जो है गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे अभी प्रीवियसली कुछ महीनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो मेजर गौरव आर्या की जो है एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, तो उन्होंने जो है ना कुछ ईरान के कोई वो थे, आई गेस कंसुलेट थे, या फिर ईरान के जो मेन जो जो टॉप लीडर्स हैं उनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा बैड लैंग्वेज यूज करी थी। तो उससे क्या है कि जो ईरान के जो टॉप लीडर्स थे, या फिर जो पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट लीडर्स कह लो, या फिर इंपॉर्टेंट एम्बेसी के जो लोग थे, वो सारे के सारे कह सकते हो उन्होंने एक पूरा का पूरा नोटिस इशू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि जो मेजर गौरव आर्य है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा केस खिंच गया था। तो उन्होंने क्या करा, मेजर गौरव आर्य ने क्या कर रहे थे, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच ही तो कर रहे थे। वो नॉर्मल एक टेलीविजन पे अपने कह सकते हो व्यूज, टेलीविजन या यूट्यूब पे जो उनकी वीडियो थी वो अपने व्यूज ही तो एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, जो कि ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्या वो अफेक्ट हुए या नहीं हुए? ऑफ कोर्स अफेक्ट हुए। तो यानी इस पे भी जो है गवर्नमेंट जो है रोक लगा सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस वीडियो को टेक डाउन करवा सकती थी। फिर आगे 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 बढ़ा जाए। सो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी। और गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई इंसान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, अगर कोई इंसान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर कोई इंसान डिफेमेशन करता है, तो भी जो है गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह से कोई इंसान अगर उकसाता है दूसरे लोगों को ऑफेंस करने के लिए, तो फिर क्या है, इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो अगर ये कोई इंसान है कि भाई चार लोगों को भड़का रहा है कि भाई जाके चोरी कर लो, तो वो क्या आएगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ऑफ कोर्स। सो वो उसमें जो है गवर्नमेंट जो है क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी उसको पनिशमेंट दे सकती है आगे जाके। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे, यहाँ तक। सो अब आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल 19 का, वो क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये 19 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली क्या होती है, जब एक जगह पर, एक जगह पर यानी एक प्लेस पर, तो यहाँ पे पहली चीज क्या आ गई, प्लेस आ गई। एक जगह पर एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, असेंबली बोला जाता है। जब एक जगह पर एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, असेंबली बोला जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच करी हुई, तो ये बहुत सारे लोग असेंबल हुए हैं। ऑफ कोर्स कोई पॉलिटिकल रैली लग रही है किसी स्टेट की। सो ये भी क्या है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है आप लोगों का, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो हर इंसान के पास, हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास क्या है, असेंबल होने का या फिर असेंबली करने का क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन विदाउट आर्म्स, पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना कोई हथियार के साथ इकट्ठा हो सकते हो आप। ये नहीं कि ऐसे कि बहुत सारे लोग AK-47 लेके खड़े हैं, बीच रोड पे खड़े हैं और न्यूसेंस फैला रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या है कि आप असेंबली तो कर सकते हो लेकिन विदाउट आर्म्स। सो हर हर इंडियन सिटीजन के पास क्या है, द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, तो आप लोगों के पास फ्रीडम है कि आप पब्लिक मीटिंग्स रख सको। आप लोगों के पास राइट है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सको। आप लोगों के पास राइट है कि आप प्रोसेशन जो है बाहर निकालो। सबको समझ आ रहा है सबको? सो दिस ये जो जितने भी पॉइंट है ये किस में आते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली में आते हैं। सो लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो है, जो भी असेंबली हो रही है, जो भी एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनका जो है इकट्ठा जहां पे भी हो रहे हैं ये पब्लिक लैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी के भाई खाली प्लॉट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, सो दिस इज, ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा तब।
फिर और या फिर कह सकते हो ये बहुत सारे लोग हथियार लेके इकट्ठा हो गए, तो वो भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब वो चीज कह सकते हो वैलिड नहीं है। सो तो इसमें दो कंडीशन है, दैट इज पब्लिक लैंड, दूसरा क्या है अनआर्म्ड, यानी बिना हथियार के असेंबली करना क्या है, फंडामेंटल राइट है आप लोगों का। फिर अब जो गवर्नमेंट है, इसने गवर्नमेंट ने जो है बहुत बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अब असेंबली जो है बहुत सारी जगह पे हो सकती है, पब्लिक लैंड में तो रोड भी आती है, सबको समझ आ रहा होगा। पब्लिक पब्लिक जो जितने भी कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो ऐसी बहुत सारी जगह आ सकती है ना जहाँ पे अगर लोग इकट्ठा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, डिफरेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर क्या है, 163 है, जो कि पहले क्या हुआ, जो पहले क्या हुआ करता था, दैट इज सेक्शन 144 और ऑफ सीआरपीसी। तो ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने पहले न्यूज में कि भाई सेक्शन 144 लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस लगा देती है तो क्या होता है कि पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा एक जगह पर नहीं हो सकते, ठीक है, कोई वेपन कैरी नहीं कर सकता, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी में कह सकते हो इंगेज नहीं हो सकता अगर सेक्शन 144 लगी है, यानी आज अभी प्रेजेंट में क्या है, सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस। इसमें जो है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है, ठीक है, इस ऑर्डर को इशू करने का, जिसमें जो है लोगों की मूवमेंट या फिर गैदरिंग को रोका जा सकता है जब कोई अर्जेंट सिचुएशन होती है। जैसे सबको समझ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में, और भी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहीं वायलेंट कहीं राइट्स हो रहे हैं, तो वहां पे जो है जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास फुल पावर होती है। सेक्शन 163 को पहले 144 था सीआरपीसी का, लेकिन अब क्या है बीएनएस में सेक्शन 163 है, इसको लागू करने का, और सीधा क्या है लागू करके ये जो असेंबली हो रही है लोगों की इसको रोकना। तो यानी ये किसके अगेंस्ट हो गया, ये हो गया अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो कि किसमें आता है, आर्टिकल 19 के सेकंड पार्ट में। आई होप यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो बीएनएस का सेक्शन 189 है, इसमें भी अनलॉफुल असेंबली को जो है रोका जा सकता है। तो पांच या पांच से ज्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल यानी गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, कहा जा सकता है अगर वो पांच या पांच से ज्यादा लोग जो है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रोक रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट वर्क को रोक रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से, अगर वो पांच या पांच से ज्यादा लोग कह सकते हो किसी कह सकते हो गवर्नमेंट लॉ या लीगल प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरह से वो जो जितने भी वो पांच या पांच से ज्यादा लोग हैं क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, या कुछ कह सकते हो ऑफेंस कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कह सकते हो डकैती डाल रहे हैं, कुछ भी, तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी लोगों की, वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मिलके कुछ चंद लोगों को मार रहे हैं, तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली है। इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलके अगर क्या कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी लीगल हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इलीगली, तो ये भी क्या होगी, अनलॉफुल असेंबली होगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग क्या हैं, फोर्स कर रहे हैं किसी को, ठीक है, क्या गलत काम करने के लिए, सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है सारे सिटीजन्स के पास है। सो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उनके पास क्या है, राइट टू फॉर्म, सबके पास राइट है कि भाई वो एसोसिएशंस बनाए, या फिर यूनियन बनाए, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए। अब यूनियन या फिर एसोसिएशंस में क्या क्या आता है, यानी कोई भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कंपनी बना सकता है, पार्टनरशिप बना सकता है, फर्म्स बना सकता है, सोसाइटीज बना सकता है, क्लब्स बना सकता है, सबको समझ आ रहा होगा, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं लोग इकट्ठा होके, ठीक है, या फिर एनी बॉडी और पर्सन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, एनी बॉडी और पर्सन। सो एक इंसान जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलके क्या बना सकता है, यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है। तो जो जितने भी कह सकते हो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एसोसिएशन एसोसिएशन ही तो है, एक से ज्यादा लोगों की है। सो इसमें सिर्फ इसमें लिखा हुआ है दैट इज, इसमें सिर्फ राइट जो है, सिर्फ ये स्टार्ट करने का राइट नहीं है कि भाई एसोसिएशन को सिर्फ स्टार्ट करने का राइट नहीं है कि भाई एसोसिएशन स्टार्टिंग में बना दिए किसी चार पांच लोगों ने मिलके, नहीं, लेकिन उसमें जो है कंटिन्यू मेंबरशिप का भी इसमें राइट है। यानी दिस राइट डज नॉट ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन, बट इट ऑल्सो इंक्लूड
द राइट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच। यानी हर इंसान का क्या है, हर इंडियन सिटीजन का राइट है, ना ही सिर्फ कह सकते हो स्टार्ट करने का एसोसिएशन, बट उसके साथ आगे कंटिन्यू भी करने का, ये हर किसी का राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है एक नेगेटिव राइट भी है, नेगेटिव राइट भी इसमें इंक्लूड होता है। नेगेटिव राइट यानी अगर कोई इंसान चाहता है कि भाई वो जो है, एक सेकंड रुके, तो राइट टू एसोसिएशन जो है क्या है, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसमें नेगेटिव राइट भी है। यानी अगर कोई चाहता है कि भाई भाई मुझे किसी कह सकते हो एसोसिएशन से नहीं जुड़ना, मुझे किसी यूनियन का पार्ट नहीं बनना, तो वो भी किस में आता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ही आता है। सो दिस कवर्स नेगेटिव राइट ऑल्सो, यानी नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन ऑल्सो कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट या फिर गवर्नमेंट। यानी जब बात आ जाए, एसआई का मतलब है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सिम्मी करके कैसा वो मतलब करके एक टेरर टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा हो गया, या ठीक है और भी बहुत सारी, ये तो खैर पाकिस्तानी कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह से कुछ मुजाहिदीन मुजाहिदीन जितनी भी सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, एसोसिएशन ही तो है जहां पे लाइक माइंडेड टेररिस्ट, जहां पे क्या है, लाइक माइंडेड टेररिस्ट जो है मिलके हमला वमला इंडिया पे डिसाइड करते हैं कि भाई आज हमला करना है, कल हमला करना है, बम बनाना है, कुछ भी चीज। तो गवर्नमेंट जो है ऐसी एसोसिएशंस को जो है बैन कर सकती है। तो अगर बात आ जाए सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह से अगर बात आ जाए पब्लिक ऑर्डर की, गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह से अगर बात आ जाए मोरालिटी की, कि भाई लोग मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं एसोसिएशन बना के, ठीक है, गैंगस्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो अगर ऐसी कोई एसोसिएशन है तो गवर्नमेंट उसे क्या है, बैन कर सकती है। फिर आगे बढ़ा जाए, फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सो एनी वन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई हर किसी के पास राइट है। आप जैसे छुट्टियों में कहीं भी जा सकते हो, अपने गांव जा सकते हो, या किसी हिल स्टेशन जा सकते हो, या साउथ में किसी बीच वाले स्टेट में जा सकते हो, तो वो आपके पास राइट है। आप किसी ईस्टर्न स्टेट में जा सकते हो, किसी सदर्न स्टेट में, किसी कह सकते हो वेस्टर्न स्टेट में जा सकते हो, जम्मू जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसको क्यों डाला, एक्चुअली इस वाले आर्टिकल का जो, सॉरी, इस वाले जो आर्टिकल का पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका जो मेन आइडिया है, ये जो है क्या करता है कि इंडिया को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर कर रहा है। ये किसको किसको जो इंडिया है उसको क्या है, एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर कर रहा है, जिसमें कह सकते हो सिटीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है नेशनलिज्म प्रमोट होगा। क्या प्रमोट होगा, नेशनलिज्म प्रमोट होगा, नेशनल फीलिंग आएगी सबको। सबको समझ आ रहा है। सो इस वजह से जो है ये आर्टिकल को इंक्लूड करा गया, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर रेस्ट्रिक्शन में रोक होगी तो क्या एक कंट्री आगे बढ़ सकती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना ही कह सकते हो अगर रुकावट बन रहा है, तो क्या एक देश तरक्की कर सकता है, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों का जाना, जो कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंडियन सिटीजन की एक जगह से दूसरी जगह इज अ फंडामेंटल राइट। सो इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी एस टी। यानी जनरल पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी, या फिर किसी भी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट जो है इस पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे कोई एग्जांपल कि भाई कोई इंडिविजुअल है, उसको बिल्कुल जो है कोई नई टाइप की बीमारी हो गई है, मतलब ये क्या है, पेशेंट जीरो है, पेशेंट जीरो है किसी नई टाइप की बीमारी का, और ये जो है एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, तो गवर्नमेंट क्या है, इसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रोक लगा सकती है। इसको क्वारंटीन करके स्पेशली कह सकते हो गवर्नमेंट के स्पेशल किसी हॉस्पिटल में रख सकती है। तो क्या हो रहा है, इसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा रहा है, यस रोका जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रही है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक।
तो ये आपको समझ आ गया कि रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। दूसरा, ये आपको थोड़ा सा ये आपके लिए नया होना चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट जो है कह सकते हो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक सकती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। यानी जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, एक बार आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वहां पे आउटसाइडर्स की जो एंट्री है वो टोटली रेस्ट्रिक्टेड करी जा सकती है। वो टोटली रेस्ट्रिक्टेड करी जा सकती है। ठीक है, क्यों? ताकि उनका जो कल्चर है, डिस्टिंक्टिव कल्चर है, वो प्रोटेक्टेड रहे। क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। ताकि जो उनकी लैंग्वेज है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके जो कस्टम्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके जो मैनर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो जो उनकी जिस तरह से ट्रेडिशनल वोकेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। सबको समझ रहा है? उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन। तो जो स्केड्यूल ट्राइब वाले एरिया हैं वहां पे जो है गवर्नमेंट आउटसाइडर्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ये किसके अगेंस्ट हो गया? दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस सुना, तो जैसे अंडमान एंड निकोबार में एक कोई डिस्टिंक्टिव ट्राइब थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। सो वहां के जो ट्राइब के लोग थे ना, वो आउटसाइडर्स के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए। आउटसाइडर्स के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए। तो उनके जो जो जितने भी ट्राइबल थे, उनके उनके ऊपर जो है ना अल्कोहलिज्म उनको हो गया। अल्कोहलिज्म, उनको अल्कोहल की आदत लग गई, शराब की आदत लगी। सोचो, टूरिस्ट वूरिस्ट या जो भी आउटसाइडर्स थे उनके कांटेक्ट में है, और फिर जिससे जो है कह सकते हो उन्होंने अल्कोहल अब्यूज करा, और काफी ज्यादा लोगों की इनकी डेथ हुई थी जो स्केड्यूल ट्राइब थी वहां की। तो एक बार पढ़ना, एक बार इंटरनेट पे सर्च करके, मैं भी एक बार ये देखूंगा। मेरे को जहां तक याद है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। सो आगे बढ़ते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोस्टिट्यूट्स की जो है रेस्ट्रिक्टेड करी जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ की बात अगर करी जाए तो उसमें जो है प्रोस्टिट्यूट्स की जो है मूवमेंट जो है रोकी जा सकती है इन द इंटरेस्ट, और ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स, एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। तो प्रोस्टिट्यूट्स की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट करी जा सकती है। इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जो एड्स से अफेक्टेड जो लोग हैं उनकी मूवमेंट पे भी क्या लग सकती है? रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, किसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है ऐसे लोगों से? दैट इज जनरल पब्लिक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, वो हमने पढ़ा। फिर बात करी जाए जो अगला हमें आर्टिकल 19 का जो पार्ट पढ़ना है, आई गेस ये फोर्थ पार्ट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ, एक बार ये देखते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पढ़ रहे हैं। सो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में क्या है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है रिजाइड और सेटल हो सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो जो कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल या फिर रिजाइड कर सकता है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ पे। आई होप सब सभी को क्लियर आ रहा होगा ये वाला आर्टिकल जो है। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें जो है दो पार्ट है इस आर्टिकल में। पहला है टू स्टे टेम्पररी एट अ प्लेस, यहाँ पे एट है, यानी अगर आपको परमानेंट किसी भी जगह पे नहीं रहना है, टेम्पररी आपको एक जगह पे रहना है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिसाइड बोला जाता है। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में दो पार्ट है, मैं ये बता रहा था आपको, टू स्टे टेम्पररी एट अ प्लेस, या फिर दूसरा क्या है, राइट टू सेटल, दैट इज राइट टू सेटल। तो अगर कोई इंसान जो है कह सकते हो होम बना लेता है, घर बना लेता है किसी स्टेट में जाके, या वहां की डोमिसाइल ले लेता है, ठीक है, और वो वहां का परमानेंटली, मैं मतलब कह सकते हो उस जगह का कह सकते हो वहां पे क्या है रहने लग जाते हैं किसी भी जगह पे कोई इंसान, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंसान वर्ड सही नहीं रहेगा। सो ये किस में आता है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में आता है, विच इज द फंडामेंटल राइट। आई होप सभी को क्लियर होगा। और बात करी जाए इसके एम की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया है ये वाला आर्टिकल? इसका एम ये है कि ताकि इंडिया में जो है इंटरनल बैरियर्स जो है खत्म हो जाए, इंडिया में जो है इंटरनल बैरियर्स खत्म हो जाए। और इससे क्या होगा, इससे नेशनलिज्म प्रमोट होगा, और जो नैरो माइंडेडनेस है वो भी खत्म होगी। इससे जो नैरो माइंडेडनेस है वो भी खत्म होगी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। सो इस पे जो है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सेम, ठीक है, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक।
एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एसटी, ये मैंने आपको बता दिया था। यानी सेम फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे भी जो है गवर्नमेंट क्या है, प्रोटेक्ट सॉरी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, अगर गवर्नमेंट को कह सकते हो प्रोटेक्ट करने हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि सर्टन एरिया कैन बी बैंड फॉर सर्टन काइंड ऑफ पर्संस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे जो है प्रोस्टिट्यूट्स या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको रोका जा सकता है वहां पे रिजाइड या फिर सेटल होने से। सो ये क्या है, एक्सेप्शंस है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के। फिर नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की अगर बात करी जाए तो ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का वो प्रैक्टिस कर सकता है या कैरी कर सकता है कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड या फिर बिजनेस। ठीक है, इसमें जो है हर इंसान के ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग जो है इंक्लूड होते हैं, ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग इंक्लूड होते हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है व्यतीत कर सके। ठीक है, इसमें सेम रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी गवर्नमेंट जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर जो है या फिर कह सकते हो अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है कुछ भी उस पे जो है क्या लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो कह रहा है कि भाई मैं तो जॉब जॉब करता हूँ किसी हवाला कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो क्या चीज ये लीगल है, क्या ये चीज सही है, ये जो जॉब कर रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रहा है कि मेरा मेरा तो फंडामेंटल राइट है ना ऑक्यूपेशन का, तो ऑफ कोर्स ये चीज लीगल नहीं है और गवर्नमेंट जो है इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो आगे बात करी जाए तो स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है क्या क्या करने के लिए, यानी प्रिस्क्राइब करने के लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, कंडीशन लगा सकती है कि भाई ये एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। तो डॉक्टर कौन बन सकता है, जिसने एमबीबीएस करी हो, ऐसा तो नहीं है ना कोई बीए करने वाला डॉक्टर बन जाएगा। सो गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए या फिर किसी भी ट्रेड या फिर बिजनेस के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है खुद ट्रेड कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन या फिर द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है वो खुद जो है ट्रेड कर सकता है या बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है या किसी किसी इंडस्ट्री को संभाल सकता है। सबको समझ आ रहा होगा। वेदर द एक्सक्लूजन कंप्लीटली और पार्शियल और सिटीजन्स और अदरवाइज, यानी जो गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूड भी कर सकती है सिटीजन को, मतलब ये डिसाइड कर सकती है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सिर्फ कौन कौन ट्रेड कर सकता है, दैट इज गवर्नमेंट ट्रेड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे न्यूक्लियर सेक्टर। इंडिया में अभी तो फिलहाल न्यूक्लियर सेक्टर जो है कंप्लीट कंट्रोल किसका है, स्टेट का है। स्टेट मींस गवर्नमेंट, आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा था। तो न्यूक्लियर के ऊपर किसके, जो न्यूक्लियर कह सकते हो एनर्जी हो गया या न्यूक्लियर आर्म्स हो गया, उस पर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसी तरह से जो आउटसाइड सेक्टर्स वाले जो लोग हैं वो लोग न्यूक्लियर से रिलेटेड या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड किसी भी चीज में काम नहीं कर सकते। फिर बात करी जाए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सो नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड, कोई भी इंसान जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता अगर स्टेट या फिर यानी जो गवर्नमेंट है वो कैरी करती है कोई भी ट्रेड या बिजनेस, ठीक है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है एज अ मोनोपोली, एज अ मोनोपोली टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और इन कॉम्पिटिशन विद एनी सिटीजन। यानी कोई सिटीजन ये नहीं कह सकता कि भाई न्यूक्लियर में तो न्यूक्लियर एनर्जी तो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मेरे को नॉलेज है तो मैं भी फिर अपना एक न्यूक्लियर प्लांट बनाऊंगा। गवर्नमेंट के पास ही वो क्यों है, क्या बोलते हैं उसे, मोनोपोली क्यों है। आई सो होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। सो कोई भी सिटीजन जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन अ ट्रेड, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज इधर एज अ मोनोपोली। ठीक है, सो इसी तरह से जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उसमें इंक्लूड नहीं होता है राइट टू कैरी और अ प्रोफे ठीक है, राइट टू कैरी अप प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल और डेंजरस। यानी
एक ऐसा कह सकते हो प्रोफेशन, एक ऐसा बिजनेस जो कि इमोरल है या फिर डेंजरस है, तो उसमें जो है कह सकते हो वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरा काम है यहाँ पे वसूली, हफ्ता वसूली करना, हाँ मैं, मेरा नाम है वसूली भाई, तो और मेरा काम है हफ्ता वसूली करना, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये तो मेरी जॉब है भाई, ये तो मेरा प्रोफेशन है। सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये इमोरल है और इवन डेंजरस भी है। और डेंजरस उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे बॉम्ब मेकिंग हो गया, जैसे बॉम्ब मेकिंग हो गया या वेपन मेकिंग हो गया। सो गवर्नमेंट जो है ऐसे काम को जो है रोक सकती है या लाइसेंस भी दे सकती है, जैसे डेंजरस वर्क में, जैसे फॉर एग्जांपल गन्स मेकिंग हो गया। ठीक है। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो गन्स मैन्युफैक्चर करती है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे काम को लाइसेंसिंग के जरिए कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट 2020 में कहती है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन ओवर मीडियम ऑफ इंटरनेट इंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(g। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 19 का जो हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उसमें कोई भी इंसान इंटरनेट के जरिए, मीडियम ऑफ इंटरनेट के जरिए क्या है, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टीचर्स हो गए, वो बिजनेस कर सकते हैं, यूट्यूबर्स हो गए, इसी तरह से जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे क्या है, हर इंडिविजुअल अपना इसमें ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। सबको समझ आ रहा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई आर्टिकल 19 का जो सिक्स पार्ट है, जो आर्टिकल का 19 का सिक्स पार्ट है, इसमें जो है इंटरनेट आप सस्पेंड नहीं कर सकते, कह सकते हो इनडेफिनेटली। इंटरनेट जो है सस्पेंड नहीं कर सकते इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली। तो गवर्नमेंट जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भाई टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर गवर्नमेंट जो है अगर इंटरनेट सस्पेंड कर सकती है, तो वो इन्फानाइट टाइम के लिए यानी इनडेफिनेटली जो है इसको सस्पेंड नहीं कर सकती है। सो ये भी किसमें आता है, आर्टिकल 19 के अंडर ही आता है, जो ये वाला राइट है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मीडियम ऑफ इंटरनेट की बात करी गई है कि मीडियम ऑफ इंटरनेट पे आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। सो ये हमारा आर्टिकल 19 जो है टोटली कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।